सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम। हमारे देश का जुडिशल सिस्टम क्या है। सो जुडिशल सिस्टम में हमने सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं हम। नाउ वी मूव टू दी सेकेंड लेग, दैट इज दी हाई कोर्ट। सो जैसा हमें पता है कि हमारे देश में 3 टियर जुडिशल सिस्टम फॉलो होता है। एट द टॉप वी हैव सुप्रीम कोर्ट, इन द मिडिल वी हैव हाई कोर्ट एंड एट द बॉटम वी हैव लोअर कोर्ट्स और दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस तरीके का सिस्टम हमारे देश में फॉलो किया जाता है इफ यू टॉक अबाउट दी जुडिशरी टू ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। जो एपेक्स कोर्ट है, द टॉप मोस्ट कोर्ट, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फाइनल अपेलेट कोर्ट जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसको हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। आज हम बढ़ रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ। क्लियर है। तो जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का कोर्ट है, पूरे देश का इकलौता कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट पूरे देश की अगर बात करेंगे, ऐसा कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे देश पे फैलता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। वहीं पे जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली स्टेट लेवल, टेरिटोरियल स्टेट लेवल तक फैलता है। तो हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है जनरली। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि एवरी स्टेट शुड हैव देयर ओन हाई कोर्ट। लेकिन विद फर्दर अमेंडमेंट हमने क्या करा है, हमने स्टेट का जहां पॉसिबल है वहां कर दिया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन वर्कलोड हमने 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का कंबाइन करके भी कई हाई कोर्ट बनाए हैं। तो क्लब करके 2-3 स्टेट क्लब करके उसका एक हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर चुकी है। ठीक है, बट मोटा मोटा स्टेट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो जुडिशरी सिस्टम है वहां पे आता है हमारा हाई कोर्ट। अगर कंट्री लेवल की बात करते हैं, नेशन लेवल की बात करते हैं, तो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे पैन इंडिया पे लागू होगा। क्लियर है। अब आते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट चालू कहां से हुए? जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट था या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बन चुके थे, अगर हम पुराना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे तो वहीं से हमारा सुप्रीम कोर्ट चालू हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। और फिर बाद में 1813 और 1830 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मद्रास और मुंबई प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस के भी सुप्रीम कोर्ट बन गए थे। लेकिन तब क्योंकि प्रोविंस का इंडिविजुअल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोलते थे तो ये चीज टेकन डाउन कर ली 1861 एक्ट के थ्रू। और ये जो तीनों प्रोविंस के सुप्रीम कोर्ट थे इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने हाई कोर्ट बना दिया। क्या बना दिया? हाई कोर्ट बना दिया। क्योंकि पूरे नेशन के कोर्ट नहीं थे और नेशन के कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट नाम देते हैं। यहां पे अलग अलग प्रोविंसेस के थे तो हमने इनको क्या बोल दिया, इनको हमने हाई कोर्ट बोल दिया। क्लियर है। तो बाय द एक्ट ऑफ 1861 इन 1862 3 हाई कोर्ट्स वर सेट अप एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये जनरली पहले सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते थे, प्रोविंशियल सुप्रीम कोर्ट। अब इनको हमने हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट हमने अभी के लिए हटा दिया, हमने हर प्रोविंस का हाई कोर्ट बना दिया। ड्यूटीज, पावर, फंक्शन इस लेवल तक सेम ही थे हाई कोर्ट के जो इससे पहले वाले सुप्रीम कोर्ट के थे। क्लियर है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन बाद में जाके हमने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद हम क्या लाए थे, हम फेडरल कोर्ट लेके आए जिसको हमने आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया। और फिर बाद में ये नीचे वाले जो कोर्ट थे इनको हमने हाई कोर्ट नाम दे दिया। क्लियर है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे था। फिर हमने ये हटा के हमने हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बना दिया। ठीक है। फिर 1866 में ही एक और कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। ऐसे धीरे धीरे करते और भी सारे हाई कोर्ट बनने लगे। ठीक है। हर प्रोविंस के अपने अपने हाई कोर्ट बनने लगे धीरे धीरे करके। क्लियर है। तो चौथा हाई कोर्ट बना इलाहाबाद। और फिर जाके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद हमने एक फेडरल कोर्ट ही बना दिया। हमने एक फेडरल कोर्ट बना दिया जो कि पूरे देश भर का कोर्ट था, जिसको बाद में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट नाम दिया। क्लियर है। तो कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है कि फेडरल कोर्ट बना हमारा 1935 में जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया। और हाई कोर्ट हमारे बने 1862 में कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। और फिर बाद में 1866 में इलाहाबाद 4th हाई कोर्ट बन गया। ठीक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन
लुकिंग अपॉन दी पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट या फिर अपने वर्कलोड अगर हम बात करें तो ऐसी नेसेसिटी नहीं थी, इसलिए बाय 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स और 2 or more स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। तो क्या किया, 7th अमेंडमेंट लाके हमने ये पावर पार्लियामेंट ने दे दी कि आप 2 या 2 से ज्यादा के स्टेट को एक हाई कोर्ट अलॉट कर सकते हो या स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का आप हाई कोर्ट रख सकते हो। तो स्टेट प्लस स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, स्टेट प्लस स्टेट। तो जैसे 7 सिस्टर हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन पे 7 स्टेट का एक कोर्ट हुआ करता था, हालांकि उनमें से भी 3 सेपरेट कोर्ट बन चुके हैं। अब 4 स्टेट वहां की ऐसी हैं जिनका एक ही कोर्ट है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पावर कहां से आई, 7th अमेंडमेंट के थ्रू आई। क्लियर है। इसी तरह स्टेट का और यूनियन टेरिटरी को क्लब करके भी हम एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में वो किसी न किसी स्टेट के साथ क्लब होके उनका हाई कोर्ट है। क्लियर है बात। सिर्फ एक ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है, तो वो है हमारी कैपिटल यानी दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, सेपरेट हाई कोर्ट है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी नगरी इतनी बड़ी है, इतनी पॉपुलेशन है, वहां पे सेपरेट हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे सेपरेट हाई कोर्ट है। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो किसी न किसी स्टेट के साथ क्लब करके हाई कोर्ट उनका ऑपरेट होता है, उनका हाई कोर्ट वो ही होता है। क्लियर है बात। तो समझ में आती है कहानी किस तरीके से है हाई कोर्ट। आज की तारीख में हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स विच आर क्लब्ड आउट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इंडिविजुअल हाई कोर्ट। टोटल मिला के हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं। क्लियर है बात। Among the union territories, 9 हटा दो। Among the union territories, Delhi alone has a separate high court since 1966। तो 1966 में looking upon the population and the workload there, दिल्ली का सेपरेट हाई कोर्ट बना दिया गया 1966 में। क्लियर है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। ये दोनों यूनियन टेरिटरी मिल गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, इसलिए कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। स्पेसिफिक है, रीसेंट है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला डेवलपमेंट, इसलिए दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 यूनियन टेरिटरी अब बनी है, इनका एक ही कॉमन कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है। यूनियन टेरिटरी की आप बात करेंगे तो सिर्फ दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका सेपरेट कोर्ट है। यहां पे भी आप बोलोगे यूनियन टेरिटरी का सेपरेट कोर्ट है, लेकिन यहां पे कंबाइंड है, इंडिविजुअली सेपरेटली दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। The other union territories fall under the jurisdiction of different state high courts। बाकी जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनका जो हाई कोर्ट है वो उनके साथ जुड़ी हुई स्टेट हाई कोर्ट के साथ ही है। क्लियर है बात। ये आपको ध्यान रखना है। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द jurisdiction of a high court to any union territory or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी के जुरिसडिक्शन को वो स्टेट हाई कोर्ट में क्लब कर सकते हैं। तो अगर लीगल पावर किसी यूनियन टेरिटरी की हमारे को देनी है तो किसी भी स्टेट के साथ एसोसिएट करके हम उसके जुरिसडिक्शन उस स्टेट हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस यूनियन टेरिटरी का जुरिसडिक्शन उस स्टेट हाई कोर्ट से हटा भी सकते हैं, किसी और में मिला सकते हैं। क्लियर है बात। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। जब पार्लियामेंट के पास देश का नक्शा बदलने की पावर है तो ये पावर तो पार्लियामेंट के पास होनी बनती ही है। क्लियर है। फिर आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो कहां से कहां दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हाई कोर्ट। तो आर्टिकल नंबर 214 से आर्टिकल नंबर 231 तक, पहले तो पेन ले लेते अपन, गायब हो जाएगा। आर्टिकल 214 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रखा है हाई कोर्ट के बारे में। क्लियर है। हाई कोर्ट की जितनी भी बातें हैं वो कहां दे रखी है, मुद्दा कहां दे रखा है, वो दे रखा है आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 में। कमेंट सेक्शन में बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का कहां पे दे रखा है। हमने अच्छे से कर रखा है, हिंट में आप दे देता हूं, वो होगा हमारे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जैसे पार्ट 6 है तो वो पार्ट 5 में होना चाहिए क्या है ही। आपको आर्टिकल नंबर बताओ कहां से कहां तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर एंड
everything about the High Court. Each and everything about the High Court is mentioned from article number 214 to 231 in part 6 of our Constitution. ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. सुप्रीम कोर्ट जिसको आता है उसको हाई कोर्ट समझने में शायद मेरे हिसाब से 10 मिनट भी उसने पढ़ लिया तो बहुत है उसके लिए, इतना सिंपल है. क्लियर है? कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस. तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस, यही हमारे हाई कोर्ट में होता है. चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस. कुछ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ अदर जजेस होते हैं. जैसे सुप्रीम कोर्ट में इट इज फिक्स्ड, अभी के लिए वो चेंज होता रहता है. अभी के लिए भी 34, 1 CGI एंड 33 अदर जजेस. इसी तरीके से हमारे हाई कोर्ट में भी ये पैटर्न रहता है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एवरी हाई कोर्ट, देन वी हैव सम नंबर ऑफ अदर जजेस. लेकिन ये सम नंबर ऑफ अदर जजेस हैं, ये फिक्स नहीं होते हाई कोर्ट में. दिस इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट पॉपुलेशन के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से, कितना वर्कलोड है उस हिसाब से ये अदर जजेस की स्ट्रेंथ ऊपर नीचे कर सकते हैं. क्लियर है बात? ये ध्यान रखने वाली बात है. सुप्रीम कोर्ट में इट इज फिक्स्ड एट 34 राइट नाउ, जिसमें से एक चीफ जस्टिस है, 33 दूसरे जजेस हैं. उसी तरीके से हाई कोर्ट में भी पैटर्न इज सेम. देयर इज 1 चीफ जस्टिस फॉर एवरी हाई कोर्ट, बट द अदर जजेस नंबर इज नॉट फिक्स्ड. इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ऊपर ये छोड़ रखा है. अपॉन द एनालिसिस ऑफ वर्कलोड आप उसके अकॉर्डिंगली जजेस अलॉट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं. डिजाइन मतलब डाल सकते हैं. ठीक है? सो इट हैज चीफ जस्टिस सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट. जितना प्रेसिडेंट को लगता है उतना अपॉइंट कर देंगे, जितना स्वाद चाहिए उतना जोड़ देंगे. क्लियर है? फिर आता है अपॉइंटमेंट की कहानी. अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ठीक है, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते थे, कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट के जज. सुप्रीम कोर्ट के जज करते थे प्रेसिडेंट साहब. तो इसी तरह हाई कोर्ट के जज भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे. ठीक है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते थे, लेकिन राय एक कॉलेजियम की लेते थे. एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमने पिछले लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, उनकी राय लेते थे. उसी तरीके से यहां पे भी किसी की राय लेनी है उनको, वो उनका सेल्फ डिस्क्रिशन नहीं है, खुद की अंदर की आवाज नहीं है, उनको राय लेनी पड़ेगी. किन की राय लेनी पड़ेगी? तो जब हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करेंगे, तो प्रेसिडेंट हैज टू टेक द एडवाइस और द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. जिस भी स्टेट की बात कर रहे हैं उसके गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय के अनुसार वो किसी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करेंगे. तो सपोज करो जैसे मेरी स्टेट है राजस्थान. राजस्थान के हाई कोर्ट को अगर के जज चीफ जस्टिस का सिलेक्शन करना है, तो इसमें एक तो राय होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्लस राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज जी मिश्रा जी, गवर्नर, इनकी राय मिलके प्रेसिडेंट को राय देंगे और प्रेसिडेंट अपॉन देयर कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन वुड अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस सिमिलरली, अगर हम दूसरे जजों की बात करेंगे, चीफ जस्टिस के अलावा जो हाई कोर्ट में जजेस होंगे, उनके अपॉइंटमेंट के लिए किसकी राय लेनी पड़ेगी? तो सबसे पहले तो ये जो आपने चीफ जस्टिस अपॉइंट करे, इनकी, द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड. ऑल्सो कंसल्टेड मतलब बाकी इन लोगों को तो करना ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट करना है, गवर्नर को भी करना है, और साथ ही साथ आपको उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना है. इन केस ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स, द गवर्नर्स ऑफ ऑल दी स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट. तो सिंपल सी बात है, कोई अलग सा लॉजिक नहीं है. अगर राजस्थान हाई कोर्ट का करना है तो राजस्थान गवर्नर को करेंगे, मध्य प्रदेश का करना है तो मध्य प्रदेश को करेंगे. क्लब करके जो है, जिनमें राजस्थान भी आ गया, मध्य प्रदेश भी, जिनके हाई कोर्ट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र और गोवा के हाई कोर्ट है, या जो हमने 7 सीज उधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो क्लब होके एक हाई कोर्ट है उधर 4 स्टेट का, तो उन चारों स्टेट के गवर्नर के राय मशवरे कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट होगा. क्लियर है? एक है इंडिविजुअल स्टेट का हाई कोर्ट है तो इंडिविजुअल गवर्नर की राय लेंगे, मल्टीपल स्टेट का हाई कोर्ट है तो मल्टीपल गवर्नर की राय लेंगे.
नो रॉकेट साइंस इन इट। अब आती है हमारी क्वालिफिकेशंस। एक मिनट, अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान रखना आपको कि जो ओथ है, जो ओथ लेंगे हमारे हाई कोर्ट के जजेस, जो शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट में तो करते थे प्रेसिडेंट के सामने, लेकिन यहां पे शपथ ग्रहण होगी गवर्नर के सामने। तो ये एक थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट और रिमूवल तो जैसा सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के हाथों था वैसा ही हाई कोर्ट में भी है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। रिमूवल पे रेजिग्नेशन किसको देना है? तो प्रेसिडेंट को ही देना है। लेकिन सिर्फ जब ओथ होती थी तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता था वो तो प्रेसिडेंट के सामने करता था या प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किसी भी इंसान के सामने करता था। लेकिन हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो जो शपथ ग्रहण करेगा वो करेगा गवर्नर के सामने। किसके सामने? गवर्नर के समक्ष करेगा वो शपथ ग्रहण। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हाई कोर्ट में अगर मैं बात करूं एक नई तौर पे क्या चीज आई, तो ये नई तौर पे चीज आई, ठीक है ना। गवर्नर का एक पार्ट है, बाकी सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है सारा, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन ऑफ जज क्या होती है भाई। जज बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। क्या बात है, सबसे नई बात, हमारे भारत देश का नागरिक होना चाहिए तभी वो जज बन पाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। मस्ट हैव सर्व्ड इन अ जुडिशियल कैपेसिटी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। तो अब ध्यान रखो यहां पे क्या है, पहले सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ध्यान कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये था कि यहां तो वो 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज हुए हो इन सक्सेशन, या फिर 10 साल किन्हीं हाई कोर्ट में उन्होंने एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कराओ इन सक्सेशन। यही थी कहानी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए यही कहानी थी, ठीक है भैया। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये तो इधर भी है। For at least 10 years, he must have worked as an advocate in a high court or 2 or more such courts in succession। 10 साल तक वो हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में एडवोकेट रहे हो एक साथ, एक ही बार में, सक्सेशन में। क्लियर है ना? ऐसा नहीं 2 साल रहे फिर 5 साल घर बैठे थे फिर 2 साल रहे, टोटल 10 साल एक ही साथ बैक टू बैक वो किन्हीं हाई कोर्ट में अगर एडवोकेट प्रैक्टिस करे तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज दी हाई कोर्ट जज। ये बात हो गई, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नया पॉइंट है, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, हाईकोर्ट जज बना रहे हैं अपन, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 5 साल हाईकोर्ट का जज रहा हो तो हाईकोर्ट का जज बना देंगे। ये तो अजीब सी बात हो गई, हाईकोर्ट का जज तो बना ही रहे तो रहा तो नहीं होगा, तो ये वाली बात तो होगी कैंसिल। तो इसकी जगह क्या है, इसकी जगह इन्हें बोला गया है कि पूरे देश में कहीं पे भी 10 साल इन सक्सेशन उन्होंने जुडिशियल ऑफिस ज्वाइन कर रखा हो, किसी भी कोर्ट में जुडिशियल ऑफिस उन्होंने ज्वाइन कर रखा हो किसी भी लेवल का फॉर 10 ईयर्स, तो ही कैन बी अपॉइंटेड एज दी जज ऑफ दी हाई कोर्ट। ये हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन, ये दोनों कंडीशन और में होती है। क्या होती है? और में। और मतलब विकल्प है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से, ठीक है। भारत का नागरिक मैंडेटरी है, ये और मत कर देना कि भैया यहां तो भारत का नागरिक हो या कोई और भी चलेगा, ऐसा नहीं, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और होता था डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी पता पड़ गई। अब आ जाओ पीछा कत्ता मेल, कितने पैसे मिलते हैं इनको, सैलरीज एंड अलाउंसेस कितने, हाउ मच मनी डू दे अर्न। तो क्या है, ये वापस कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब उनको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, राशन पानी खरीदना इन लोगों को महंगा हो चुका है, घर बार चलाना है, तो इनकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते हैं। ये हक किसको दिया गया? पार्लियामेंट को दिया है। और एक बार जो तय हो गई वो कम नहीं करी जाएगी कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा, कि भैया इमरजेंसी नहीं है, देश में संकट नहीं है, वित्तीय संकट, तब तक उनकी सैलरी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। क्लियर है? दी सैलरी एंड अलाउंसेस आर चार्ज्ड अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई नई बात नहीं है, कहां से पैसा दोगे? कोई अपनी जेब से तो देंगे नहीं प्रेसिडेंट साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कहां से देंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फंड्स ऑफ इंडिया? जाके लेक्चर देख लो, या मेरे साथ इतने दिनों से बने हुए हो तो अभी तक आ चुका होगा। They cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसको डिक्रीज या इनके डिसएडवांटेज पे नहीं किया जाता। जो सैलरी तय हो चुकी है उतनी तो रहेगी, कम कब हो सकती है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, अदरवाइज इट डज नॉट हैपन सो। अब आते हैं टेन्योर ऑफ द जज, कितने समय तक जज रहेंगे? तो
तो जब सुप्रीम कोर्ट का कोई टेन्योर नहीं था तो इधर भी नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, एज लिमिट है कि जैसे ही आप 62 साल के हो जाओगे, 62 साल की उम्र हो जाएगी, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आ जाओगे 62 साल पे, आ तो 60 पे जाओगे, पर 62 साल जैसी होगी आपकी एज, आप यू सीज टू एग्जिस्ट एज दी हाई कोर्ट जज। 62 साल इसकी यार्डस्टिक है, लाइन है जहां तक आप हाई कोर्ट का जज रह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये 65 साल। तो जनरली क्या होता है, ये 3 साल का ब्रैकेट मिलता है लोगों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मूव करने में, ठीक है। सो दी कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई जल्दी बन जाता है तो भी 62 साल तक रह सकता है, कोई लेट बनता है 61 में बनता है तो भी मैक्सिमम 62 ही रह सकता है। 62 साल इज दी डेडलाइन, यहां तक आप रहोगे। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देना है इनको, प्रेसिडेंट साहब को देना है, राष्ट्रपति को देना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज भी दिया करते थे, सेम टू सेम हाई कोर्ट का डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट। कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फिर एक और बात हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ होती थी कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी जज का इंपीचमेंट करवा सकती है, रिमूवल करा सकती है, और फिर फाइनली उसको ऑर्डर कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रिमूवल प्रोसेस। तो वो प्रोसेस स्टेज दी सेम एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वो ही हाई कोर्ट के जज को हटाने का भी प्रोसीजर है पार्लियामेंट में। तो इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ लिया, फिर भी हल्की सी ब्रीफिंग दे देता हूं कि सबसे पहले तो ये मोशन इज टू बी पास्ड बाय 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये मोशन को सपोर्ट करेंगे 50 लोग राज्यसभा के, अगर ये मोशन राज्यसभा में उठना है तो, और नहीं तो लोकसभा है तो लोकसभा में 100 लोग इसको सपोर्ट करेंगे। फिर ये सबमिट किया जाएगा हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर को या चेयरमैन को। लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन। अगर चेयरमैन स्पीकर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं मोशन को, तो इसे भेजा जाता है कमेटी ऑफ 3 के पास। 3 लोग कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के जज और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की, जिसमें ये देखते हैं कि जो ये एलिगेशन लगाए हैं जिसकी वजह से रिमूवल प्रोसेस हो रहा है इन जज साहब का, तो वो सही है या नहीं है। अगर उनको लगता है सही है तो वो करेंगे थम्स अप, यू कैन प्रोसीड, आगे बढ़ो। फिर ये नेक्स्ट लेवल में जाएगा हमारी पार्लियामेंट में, सदनों में जाएगा, दोनों सदनों में, और दोनों सदनों में ये क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी बोले तो majority of the total membership of the house as well as 2/3 of the people present and voting, ये दोनों मिलके जब majority हम अचीव कर लेंगे तो फाइनली जाके impeachment of a judge of high court हो सकता है। और सिमिलरली इट वॉज इन द केस ऑफ अ impeachment of और रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता था। तो ये प्रोसेस जब होगा, ट्रेन जब यहां से गुजरेगी, गाड़ी यहां से गुजरेगी, यहां तक पहुंचेगी, तो ही रिमूवल हो सकता है, उससे पहले रिमूवल नहीं हो सकता। एंड फॉर्चुनेटली आज तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है या इंपीच नहीं किया गया है। सो अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड इन द सेम ग्राउंड एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड सो फार, और हाई कोर्ट का भी कोई इंपीच नहीं किया गया है। क्लियर है? सो रिमूवल भी आपको क्लियर हो गया। तो विद दिस यही गणित थी हमारे हाई कोर्ट में, यही पढ़ना था हाई कोर्ट में, और कुछ हमारे ऐसा काम का नहीं है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। ये मेन चीजें थी। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि को थोड़ा सा झकोड़ देते हैं वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट ट्रू, ये छोटा सा लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी बदल सकता है। नॉट, ये नहीं पढ़ा तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1862, बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट कब बने थे? 1862 में। पहले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रोविंसेस, उनको फिर 1861 के एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, हाई कोर्ट बना दिया गया। आर्टिकल 214 to 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस अबाउट द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ओनली दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विच हैज इट्स ओन हाई कोर्ट, यस, अपना हाई कोर्ट एक यूनियन टेरिटरी के पास सेपरेटली, इंडिविजुअली किसके पास है? सिर्फ दिल्ली के पास है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्लब होके है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है, ये ध्यान रखना। ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, नो 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 नो, ये नहीं है। ये कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द नंबर ऑफ जजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस ही वांट्स इन अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। और वो डिसाइड किसके बेसिस पे करते हैं? वर्कलोड और पॉपुलेशन जो होती है, क्या केस लोड है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं, टाइम टू टाइम इंक्रीज कर देते हैं। हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट की तो एडवाइस लेते ही हैं, मैंने आपको बताया था किसकी एडवाइस लेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट की लेंगे, कंसर्न स्टेट। चीफ मिनिस्टर, ये आ गया आंसर, चीफ मिनिस्टर का तो कोई नाम ही नहीं पड़ा। ये पिछली इतनी सी देर में हम जो ये कर रहे हैं चैप्टर, ऑलमोस्ट आधा घंटा जो भी है, उसमें जितनी देर में हमने पढ़ा तो चीफ मिनिस्टर तो आया ही पहली बार है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नाम है, मतलब ये नहीं है। बाकी सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर यहीं मिल गया। ऑन विच ग्राउंड द हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड? किस ग्राउंड पे आप हाई कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकते हो? तो जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने के थे, क्या थे? इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट, यही दो होने चाहिए। सो प्रूवन मिसकंडक्ट बिल्कुल सही बात है, इनकॉम्पिटेंस नहीं, इनकॉम्पिटेंस मतलब इनकैपेसिटी, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए एंड बी। इनकॉम्पिटेंस का मतलब इनकैपेसिटी है ना, काबिल नहीं है, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। हाई कोर्ट भी हमारा कवर हो गया, जुडिशरी में हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कवर कर लिए। आई डाउट कोई प्रॉब्लम हो, लोअर कोर्ट्स ऐसा कुछ करने का है नहीं, फिर भी अगर मुझे लगे तो आई विल ब्रिंग अ लेक्चर अबाउट दैट ऑल्सो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम इज वेरी नियर, अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।